हेलो नाइन्थ क्लास, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ सब बहनें अपनी अपनी पढ़ाई बहुत मन लगाकर घर से कर रही हैं और ऑनलाइन कक्षाएं भी लगातार ले रही हैं। आज हम समकालीन भारत का तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और हमारे तीसरे अध्याय का नाम है अपवाह। देखो, अपवाह शब्द हमारे लिए नया नहीं है। हमने बहुत बार इस विषय के बारे में अध्ययन किया है। अपवाह का मतलब हो गया जैसे किसी भी क्षेत्र के अंदर जलीय प्रणाली कैसी है, जल व्यवस्थाएं कैसी है, नदियाँ, झीलें, तालाब, ये सारा कुछ जो होता है ये सारा हमारा अपवाह के अंदर आ जाता है। मोस्टली इसमें नदियाँ आती हैं, ठीक है ना। यानी कि अपवाह का मतलब हो गया एक क्षेत्र का नदी तंत्र कैसा है। और हमारे आज के अध्याय में हम भारत के अपवाह के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पूरे भारत में किस प्रकार से नदियों का जाल फैला हुआ है, कौन सी नदियाँ नित्यवाहिनी है, कौन सी मौसमी है, इनका जल कहाँ जाता है, कहाँ से इनका उद्गम होता है, इनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं आदि। भारत का कौन सा क्षेत्र सूखा रह जाता है, कौन सा बाढ़ग्रस्त हो जाता है आदि। ये सारा कुछ हम आज के हमारे इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरू करें अपना लेसन। सभी बहनें, यदि आपके पास बुक है तो बुक खोल लो, नहीं है तो मैं आपको पेज शेयर कर रही हूँ, उस पर आप अपनी किताब का पृष्ठ देख सकती हैं। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। पहली ही लाइन में हमारे अपवाह शब्द का अर्थ स्पष्ट हो चुका है कि एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करने वाला शब्द कौन सा है, अपवाह। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए। हमने पिछली लेसन में देखा ना, याद होगा सभी को। हम पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। अब यहाँ पर बात करें अपवाह द्रोणी, समझ लेते हैं एक बार। जैसे एक मुख्य नदी होती है और उसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ होती है। अब यह मुख्य नदी अपने साथ वाली जिन जिन सहायक नदियों का जल अपने साथ लेकर के अंततः सागर, महासागर या समुद्र में मिलती है, तो ये सारा जो जाल होता है उसकी सहायक नदियों का, यह अपवाह द्रोणी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, देखिए यह एक मुख्य नदी बह रही है, ठीक है। अब इस मुख्य नदी में एक सहायक नदी मिली, दूसरी सहायक मिली, एक सहायक इस तरफ से मिल गई, फिर एक सहायक यहाँ से मिल गई, एक यहाँ मिल गई, और इस तरह से हमारी ये जो नदी थी ये काफ़ी धाराओं का जल लेकर के बहती हुई अंततः सागर में गिरी। तो ये जो पूरा एरिया था सारी सहायक नदियों वाला, ये हमारा अपवाह द्रोणी कहलाता है। समझ में आया? द्रोणी का मतलब हो गया कि एक मुख्य नदी और उसके समस्त सहायक नदियाँ जिनका जल वह अपने साथ समुद्र तक ले जाती है, वो पूरा क्षेत्र क्या हो गया, उस नदी की अपवाह द्रोणी हो गया। क्लियर है? आगे देखते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करते हैं। ये बात हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ी थी कि हमारी भूमि का जो उच्चावच है वो जल विभाजक का कार्य करता है।
ठीक है ना। इसी प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। आगे देखिए, बहुत अच्छी एक बात लिखी हुई है। क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन नदी की है? अमेजन दक्षिण अफ्रीका में है। ओके। भारत की किस नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? याद करना है आपको। बताओ, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है और अफवाह द्रोणी किसकी है? ये दोनों अलग अलग उत्तर आएंगे। अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाती है तो नाम आता है ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी अपने उद्गम से लेकर के समुद्र में मिलने तक सबसे लंबी है। जबकि भारत की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी गंगा नदी की है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी का उद्गम होते ही गंगा नदी भारत में ही है और इसका अधिकांश बहाव भारत में ही रह जाता है, फिर थोड़ा बहुत बांग्लादेश और देन समुद्र में। तो सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी तो हो गई हमारे गंगा की, और सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो ब्रह्मपुत्र। ओके, आगे चलते हैं। भारत में अफवाह तंत्र। देखिए, भारत में अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भौतिक नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है: हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब हिमालय की नदियों को भी कई भागों में बांटेंगे, ध्यान रखना। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है, ग्लेशियर से। ठीक है, आगे बात करें। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गाजों का निर्माण किया है। पर्वतों को काटकर गाज का निर्माण, जैसे पर्वत का शिखर कहीं से घिस जाता है, छिल जाता है, तब वह ढलवा आकार में का दिखाई देने लगता है, तो उसको हम कहते हैं गाज। ठीक है ना। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया, अपरदन का मतलब हो गया अपने साथ मिट्टी के कुछ कण वगैरह बहा करके ले आना। ठीक है, अपने साथ आसपास की भूमि के अंदर जो रेत, मृदा और छोटे कण होते हैं उनको बहा कर ले आना, उस क्षेत्र को उन स्थानों से मतलब रिक्त कर देना और दूसरे स्थानों पर ले जाकर उनको छोड़ देना, ये होता है अपरदन करती हैं। तथा अपने साथ भारी मात्रा में स्लिट एवं बालू का संवहन करती है, बहा कर लाती हैं। ठीक है, मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। अब ये देखिए, ये इसने चित्र दे रखा है हमें बहुत ही समझाने के लिए अच्छा सा। ये नदी का स्रोत है, ऊपरी भाग है जहाँ पर इसका ढाल तीव्र है और ये अपने साथ काफ़ी सारी चीज़ें ला रही है। फिर ये मध्य भाग में आ गई है, इसका ढाल बहाव थोड़ा कम हो गया है। अब देखिए विसर्प, विसर्प का मतलब हो गया एस जैसा आकार, जिसे आप जिंक जैंक से भी समझ सकती हैं, है ना। जिंक जैंक की आकृति ये बना रहा है। और गोखुर का मतलब हो गया एक यू के अंदर दूसरा यू गिरा हुआ। ओके, देन निचला स्थान और फिर डेल्टा। डेल्टा देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप परिभाषा चाहें तो नोट भी कर सकती हैं। डेल्टा का मतलब होता है नदी का वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलने से पहले अनेक वितरिकाओं में बट जाती है और अपने आसपास के क्षेत्र को दलदली बना देती है। नदी का डेल्टा कहलाता है। नोट कर लें सभी बहनें, अपने साथ पेन पेंसिल भी रखें और नोट करें कि
समुद्र में गिरने से पहले नदी अपने बहाव को काफ़ी धीमा कर लेती है और विभिन्न वितरिकाओं में बट जाती है, जिसके कारण उसका क्षेत्र दलदली हो जाता है। यह भाग नदी का डेल्टा कहलाता है। अब आगे देखें। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। अब देखो, हिमालयी नदियाँ बारहमासी थी, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है? मौसमी है। आगे बात करें, क्योंकि इनका अपवाह वर्ष भर वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम और छिछली है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। अब बताओ, पश्चिम किधर है और पूरब किधर है? राजस्थान पश्चिमी भाग में है, ठीक है। गोवा पश्चिम में, महाराष्ट्र पश्चिम में, केरला पश्चिम में, ओके। ये इधर वाला पार्ट हमारा पश्चिमी भाग है। तो ये अधिकांश नदियाँ किस तरफ बहती है? पश्चिम की तरफ। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? डेफिनेटली पहचान सकते हैं। देखो, हमने जब भारत के उच्चावच पढ़े थे तब हमने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ा, और इन्हीं के पास पास दो नदियाँ बह रही थी, एक नर्मदा और दूसरी ताप्ती। क्लियर है सभी को? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। अब बात करें हिमालय की नदियों की। तो हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि हिमालय की नदियों को मुख्य रूप से 3 बड़ी नदियों के नाम पर ही विभाजित किया गया है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है छोटा सा, नदी तंत्र किसे कहते हैं? किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। तो इस आधार पर फिर गंगा और उसकी सहायक का गंगा नदी तंत्र बन जाएगा, सिंधु और उसकी सहायक नदियों से सिंधु नदी तंत्र बन जाएगा, और ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों से ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र बन जाएगा। तो हमारे सामने ये जो 3 नाम आए, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों का तंत्र हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं सिंधु नदी का तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित में बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। अब देखो, 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी के जल को लेकर के समझौता हुआ था। समझौते के बारे में हम ध्यान दें। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार
भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। अब से पहले तक भारत यह 20% जल भी उपयोग में नहीं ले रहा था। क्यों? क्योंकि हमने अपने यहाँ जल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य संसाधनों से व्यवस्थाएं जुटा रखी थी। चूँकि पाकिस्तान के पास संसाधनों की, जलीय संसाधनों की थोड़ी कमी है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग सिंधु नदी के जल पर ही निर्भर करती है। अतः भारत ने उदारता दिखाते हुए कभी भी इस 20% जल का उपयोग किया नहीं था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि पुलवामा अटैक की घटना हम सब ने देखी, जो कि काफ़ी निंदनीय थी। उसके बाद से भारत ने अपने हिस्से का जल रोकना प्रारंभ कर दिया है। आज हम इतना ही लेसन पढ़ते हैं। एक बार सिंधु नदी का जलीय तंत्र मानचित्र में देखें। ये देखिए, मैंने आपको जूम कर दिया है। सिंधु नदी दिखाई दे रही है सभी को? देखो यहाँ ये देखिए, यहाँ पर ये सिंधु नदी का उद्गम दिखा रहा है। यहाँ से सिंधु नदी निकली है और ये इस तरह से आ गई है पाकिस्तान की तरफ, ठीक है ना। सिंधु के साथ ही साथ देखो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये सतलज जो है ये यहाँ से इस तरह से निकल रही है, ये सतलज है। देखो व्यास है, यहाँ इनकी धाराएं, वितरिकाएं काफ़ी बन रही है इस तरीके से। तो ये भारत के अंदर तो 1/3 हिस्सा है इसका, लेकिन बाकी का हिस्सा इसका कहाँ गया? पाकिस्तान में। आज हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा। सिंधु नदी तंत्र को आप एक बार फिर से पाठ्यपुस्तक से पढ़ेंगे। मानचित्र में इसकी स्थिति को भली प्रकार इंगित करना भी सीखेंगे। एक बार हम किसी चीज़ को मानचित्र में जब भरना सीख लेते हैं, उसकी लोकेशन भली प्रकार समझ लेते हैं, तब वह बात हमारे मस्तिष्क में स्थायी हो जाती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक एक नदी तंत्र की व्यवस्थाओं को मानचित्र में देख करके एक बार एक खाली 1 रुपये वाला मानचित्र लेकर उस पर स्वयं अंकित करें और भली प्रकार से सीखें, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम और आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इतने का दोहरान करें।